न तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। दोस्तों, इस दुनिया में हर शय को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी की तलाश जरूर रहती है। जैसे लहरों को साहिल की तलाश, नींदों को ख्वाबों की तलाश, उजालों को अंधेरों की तलाश, मोहब्बतों को वफा की तलाश और नेक बंदों को खुदा की तलाश। मगर इससे अलग हटकर एक मुख्तलिफ सी, बेचैन सी, बेबस सी तलाश और भी है, जिंदगी को जिंदगी की तलाश। दोस्तों, जब आपका कोई अपना, कोई अजीज, कोई हमसफर, कोई आशिक खो जाता है, गुम हो जाता है, कहीं चला जाता है, तो ये तलाश बेचैनी बन जाती है, अजाब बन जाती है, तड़प बन जाती है, दर्द बन जाती है, आंसू बन जाती है। गुमशुदा ख्वाबों की हर पल तलाश आज भी है, बिछड़ने वालों की बेकल तलाश आज भी है। जाने वालों को गए हो गई मुद्दत, लेकिन वही तलाश, मुसलसल तलाश आज भी है। मेरी जमीन मेरा आसमान लेके गए, मेरा सुकून मेरा इत्मीनान लेके गए। मुझे यकीन है तुम इससे बेखबर हो गए, तुम अपने साथ मेरा कुल जहान लेके गए। मैं मर चुका हूं मगर मेरी लाश जिंदा है, तुम्हारे बाद तुम्हारी तलाश जिंदा है, तुम्हारे बाद तुम्हारी तलाश जिंदा है, तुम्हारे बाद तुम्हारी तलाश जिंदा है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में चंद एक ऐसी जिंदगियां मौजूद हैं जिनके अपने, जिनके प्यारे, जिनके अजीज, जिनके हमसफर, जिनके चाहने वाले कहीं खो गए हैं, गुम गए हैं, छिप गए हैं, छुप गए हैं। आइए सबसे पहले मुलाकात करें शांता साहिबा से, जिनकी नजरें मुंतजर हैं अपने हमसफर के लिए, अपने खामिन के लिए, अपने हमराही के लिए। शांता जी, आपके पति कब से गुम है? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। हाँ जी। कहाँ गए थे वो आखिरी बार जब आप उनसे मिली थी? ड्यूटी पे गए थे, वहाँ से अब नहीं आए वापस। कहाँ काम करते थे? फतेहपुरी नॉवेल्टी सिनेमा। किस पर आप का शक जाता है? आखिर क्या हुआ? शक हमारा उनके मालिकों पे ही जाता है। हमें तो यूं ही लगता है ड्यूटी पे ही मतलब कोई हादसा हुआ है उनका, कि जो कोई वहाँ से सही बात नहीं बताता। जिससे भी पूछो ना, जो थोड़े जानकार दिखते हैं अपने, वो कहते हैं हम उस दिन छुट्टी पे थे, हमें नहीं पता। आप कभी गुमान भी नहीं कर सकती, ख्वाब में भी नहीं सोच सकती कि वो ऐसे आपको अकेले छोड़ के चले जाएंगे? कभी घर भी नहीं जाने देते थे हमें अपने मायके, अकेले के मारे। मतलब आपके बगैर एक पल, एक दिन हाँ जी, नहीं वो नहीं रहते रह थे, सकते बच्चों के बिना भी नहीं रहते थे बिल्कुल भी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 थे। एक बड़े लड़के की डेथ हो गई 17 साल की, कैसे? एक्सीडेंट हो गया। आप कैसे अपना गुजारा चला रही हैं? बहुत मुश्किल से गुजारा। लोगों के घरों में भी काम करते, कुछ थोड़े हमारे घर के मदद कर देते हैं, कुछ ससुराल नंद हमारी कर देती है मदद। कितने दिन तक आपको ये लगता रहा कि खन्ना साहब लौट आएंगे? तो उम्मीद तो अब तक लगती है कि लौट आएंगे। हर आहट पे, हर दस्तक पे, हर आवाज पे आपको लगता था कि वो आ जाएंगे, लौट कर आ जाएंगे? आज भी ऐसा लगता है आपको? लगता है, कभी भी ऐसा लगता है कि जैसे आवाज लगा रहे हैं। छोटे बेटे से ज्यादा प्यार था, एकदम ऐसे ही लगता है कभी कि उसको आवाज लगा रहे। बच्चों का क्या रवैया है? वो भी इंतजार में बैठे? बच्चे भी सोचते हैं कि किस तरह गुजारा हो रहा है घर का, तो अगर हमारे पापा होते तो हमें भी पढ़ाते लिखाते अच्छा। ऐसी कौन सी बात है उनकी जो आपको बहुत ज्यादा याद आती है? कभी भी, जैसे मेरे पास अपने घर में ही एक मशीन थी पीको की। मैं कभी कहती थी कि ये मशीन घर पे पड़ी है, बेकार ही पड़ी हुई है, मैं बाहर का काम कर लूँ, नहीं करने देते थे। कहते थे कोई रोटियों की कमी तो। और अब मैं लोगों के बर्तन मांजूं। हम दुआ करते हैं कि खन्ना साहब लौट आएं। हम तस्वीर भी दिखाएंगे दस्तक प्रोग्राम में उनकी, और अगर खुदा ने चाहा और वो लौट आए तो
सबसे पहली बात आप उनसे क्या करेंगी? यही पूछेंगे कि भाई क्यों छोड़ के गए थे हमें, अगर गए थे तो। जब इतना प्यार करते थे हमें भी, बच्चों को भी, तो फिर। शांता जी, हम दुआ भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे कि आपके पति आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके बीच फिर से लौट आए। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है, कितने रंज की बात है, कितने मलाल की बात है, कितने दुख की बात है कि जाने वाला ऐसा गया कि उसे रुखसत भी ना कर सके। जाने वाला ऐसा गया कि उसे खुदा हाफिज भी ना कह सके। जाने वाला ऐसा गया कि उसे सलाम भी ना कर सके। बहरहाल, आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस हाल में भी हैं, खुदारा लौट आइए अपनी ज़िंदगी के पास, अपने बच्चों के पास, अपनी बीवी के पास। लौट आइए अपने घर। दोस्तों, हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर स्नेह टंडन। ये सीनियर सोशियोलॉजिस्ट हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। डॉक्टर साहब, आखिर जो आपने अभी देखा और जो आपने सुना, जो घट रहा है हमारे आसपास, इसमें समाज की क्या जिम्मेदारी है? तो समाज के बगैर तो परिवार भी अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि सब परिवारों का एक दूसरे से लेना देना रहता ही है, और जब तक कि सब लोगों की मदद नहीं होगी तब तक तो ढूंढना भी मुश्किल है। अब जैसा कि आपने इनके केस में देखा कि इनके पति जो हैं वो घर से तो नौकरी के लिए गए नोवेल्टी सिनेमा में, और अब कोई बता नहीं रहा है, तो क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता सबका कि ये एक बेबस अकेली औरत हैं, धक्के खा रही हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उन्हें मदद की जाए, बताया जाए? बिल्कुल समाज का फ़र्ज़ है पूरी तरह से, ख़ासतौर से जिनको आखिरी जानकारी थी उनके बारे में, तो उनको तो बताना चाहिए। लेकिन अब हो सकता है कि वो लोग इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि नहीं तो उनके ऊपर ये बात आती है कि वो इसमें शामिल थे। अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं होंगे, जो कि हम नहीं चाहते उस तरह से सोचना, लेकिन अगर उनकी फेटेलिटी इतनी हो गई है तो उस केस में तो कोई भी पढ़ना नहीं चाहेगा, तो वो तो सिर्फ दाएं बाएं करके बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी देखा गया है जैसे वो लौटना भी चाहते हैं मगर समाज के डर से नहीं लौटते, ऐसा क्यों होता है? कई चीज़ें दिमाग में चलती हैं, समाज क्या हमारे साथ व्यवहार करेगा, परिवार हमारे साथ क्या व्यवहार करेगा, हमारी बात को मानेगा या नहीं मानेगा। जो अगर हम मान लीजिए बताते हैं कि हमारे साथ में ये हुआ जिसकी वजह से हम घर वापस नहीं आ पाए, तो परिवार उसको, मेरी बात को मानेगा या नहीं मानेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो दिमाग में जब चलती हैं तो फिर आदमी कई बार उन सब को सोच करके यही निष्कर्ष पे पहुंचता है कि हम घर वापस ना ही जाएं तो अच्छा है। वो एक दुविधा में सिचुएशन रहेगी। आप इस प्रोग्राम के ज़रिए उन लोगों को जो गुम गए हैं या चले गए हैं अपनी मर्ज़ी से या लौट कर अभी नहीं आना चाह रहे हैं, क्या बताना चाहेंगी? मैं तो यही बताना चाहूँगी कि उनको हिम्मत जुटानी चाहिए, सामना करना चाहिए असलियत का। जो भी गलती करी हो उन्होंने उसको अपने दिमाग से निकाल करके परिवार में वापस आना चाहिए, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि परिवार उनके बगैर परेशान है और आशा बनाए बैठा है कि वो कभी ना कभी वापस आएंगे। और वो ये उम्मीद से बैठे हुए हैं कि हो सकता है कि वो किसी मुश्किल में हैं, अपने आप से नहीं गए हैं, तो इसलिए उनको वापस आना चाहिए। जी दोस्तों, आइए मुलाकात करें एक ऐसे बदनसीब बाप से जिनकी नज़रें, जिनकी निगाहें हर सू, हर लम्हा, हर पल अपने बेटे को, अपने फर्जंद को, अपने लाल को ढूंढ रही हैं, तलाश रही हैं, खोज रही हैं। आइए मुलाकात करें धवन साहब से। क्या नाम था आपके लड़के का? इंदर सेन धवन। कब से वो गुम गए? 2 तारीख को रात को मेरे पास आया था, तो कहने लगा कि भाई मैंने कर्जा देना है बहुत सारा, लड़की की शादी पे कोई लिया था, कोई मकान के, कोई अपनी वाइफ की, उसकी डेथ के ऊपर, बीमारी के ऊपर लग गया, तो उसकी वजह से मैंने कर्जा देना है बहुत सारा, और मेरे को लोग बड़े परेशान कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं मारने की। और मेरा एक दोस्त रहता है अमेरिका में, उसने मेरे को बुलाया है कि भाई तू यहाँ आ जा, मैं तेरे को अच्छा काम दिला दूंगा, तो पैसे ज़्यादा कमा लेगा। उन्होंने मेरे को बोला था कि 3 महीने में मैं या तो वापस आ जाऊँगा या 3 महीने बाद मैं आपको पैसे भेजना शुरू कर दूँगा काम लगने पर। तो कुछ दिन बाद उसका टेलीफोन आया घर में, कुछ पैसे मैं आपको चेक भिजवा रहा हूँ
भेज दिया है कि आपको उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। तो उसने $250 का चेक मेरे को भेजा है। अच्छा, वो भेजा। हाँ, फिर जब 3 महीने गुजर गए कुछ नहीं है, फिर मैंने उसको एक लेटर लिखा और कोई भी उसका पता नहीं है वो कहाँ है, जिंदा भी है कि नहीं है उसको। अब आपका दिल अब क्या कहता है? मेरी तो खुद समझ नहीं आ रही कि अगर वो उसमें नहीं है, अमेरिका में नहीं है, तो इंडिया में है, तो इंडिया में अगर है तो कम से कम अपने बच्चों को, उसको अपना घर का नंबर भी पता है, उसको अपना घर का टेलीफोन नंबर भी पता है। अब ये 3 बच्चे, इनको पढ़ाई छुड़वाई नहीं जाती, इनको पब्लिक स्कूल से निकलवा लिया है मैंने, सरकारी स्कूल में डाल दिया है, जो खर्चा मैं कम करने के लिए। बेटा, याद आती पापा की? हाँ जी। क्या कहना चाहती हैं आप पापा को? हम पापा को यही कहना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बस घर आ जाए। बहुत परेशान हैं आप? हाँ जी। बेटा, आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी घर आ जाए, हम बहुत उदास हैं। धवन साहब, हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आपका बेटा और इनका पिता ज़रूर लौट कर आएगा। बजाय इसके इस उम्र में वो मेरी कोई मदद करता, कोई मेरी सहायता करता या कोई मेरी सेवा करता, वो खुद ही गायब हो गया और 3 बच्चे मेरे जिम्मेदारी छोड़ गया है। दोस्तों, इन बुजुर्गवार की बूढ़ी आंखों में झांककर, इनकी मुश्किलों को समझकर, इनकी तकलीफ़ों को जानकर हम इल्तजा करते हैं इनके लड़के से, इनके बच्चे से, इनके लाल से कि वो जहाँ कहीं भी हों, अपने बच्चों की खातिर, अपने अब्बा हुजूर की खातिर, अपने ख़ानदान की खातिर, इनकी खुशियों की खातिर खुदारा लौट आएँ। दोस्तों, हमारे बीच डॉक्टर सुनीता रॉय भी मौजूद हैं, सीनियर काउंसलर हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। डॉक्टर साहब, लोग इस तरह से घर छोड़कर क्यों चले जाते हैं? आजकल फैमिली जो है हमारी दूर होती जा रही है एक दूसरे से। जो फैमिली बॉन्डिंग्स थी वो हल्की पड़ती जा रही हैं। वो जो शेयरिंग करने का, शेयर और केयर और लविंग एटीट्यूड एक दूसरे के लिए था, वो थोड़ा कम हो रहा है। उसको हम लोग को थोड़ा बनाना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो तो चले जाते हैं, गुम जाते हैं, छुप जाते हैं, उनकी तो मानसिकता अलग है ही, लेकिन जो बेचारे आप देखनी पीछे रह जाते हैं, उनके लिए आप क्या सीख देना चाहेंगी? उनको ये सोच के चलना चाहिए कि जो नहीं है उसका भी काम हमें पूरा करना है, क्योंकि पूरी फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, एक साइड तो खोजना ठीक है, वो आदमी हर एक को ढूंढता है, जो चला जाता है वो ढूंढता है, लेकिन जो हमारे पास है उसको कैसे संभाला जाए। एक आदमी के साथ 10 आदमी जुड़े हुए होते हैं, उन सबको संभालना बहुत ज़रूरी है। संभालने के लिए अपना संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है, एक तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे इनके इसमें है, अब दादाजी को सपोर्ट करने वाले बच्चे हैं, बच्चे भी बहुत छोटे हैं, इनको फिनेंशियल प्रॉब्लम भी है। अब इसमें फैमिली, इनके बच्चे जो हैं वो रोल प्ले कर सकते हैं। एक सपोर्ट चाहिए, आप एक जरा सा बात अच्छे से बात करके, अच्छे से एक माहौल बना के रहें, उसी में उन माँ बाप का काफ़ी सपोर्ट हो जाएगा, काफ़ी एक मानसिकता उनकी संतुलित हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया है कि खुदा न खास्ता अगर किसी का कोई मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, बुझ जाता है, तो मन को 2-4 हफ्तों में, 2-4 महीनों में, 2-4 साल में तसल्ली हो जाती है। लेकिन किसी का कोई जब गुम जाता है, छिप जाता है और कहीं चला जाता है, तो ज़िंदगी बेजार हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, तड़प बन जाती है। ऐसा क्यों है? देखिए, एक बात है, मरना आपने अपने आँख से देखा है एक आदमी को जाते हुए, आपने देखा है, आपके मन में एक तसल्ली है कि वो वापस नहीं आएगा जी। एक उम्मीद भी आप नहीं रख रहे हैं उनसे, इसीलिए आपको कोप अप करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इनके साथ है, इन्होंने जाते हुए नहीं देखा है, इनको अभी भी उम्मीद है कि शायद वो वापस आ जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कि संतुलन बनाना। अब संतुलन बनाने में वो है कि एक उम्मीद भी है, साथ साथ इनको अपने बच्चे भी पालने हैं और साथ साथ बाकी काम भी देखने हैं। ये अच्छे से संभाल रही हैं, लेकिन फिर भी रोशनी तो चाहिए जीने के लिए। जी दोस्तों, दस्तक प्रोग्राम को जो आपने प्यार, खुलूस, मोहब्बत, विश्वास, यकीन और अहमियत दी है, इससे हमारे इरादे, हमारे ख्वाब, हमारे हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। हमारे मुल्क से ही नहीं, पूरी दुनिया से हमें बेशुमार टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं, ख़त आ रहे हैं, यहाँ तक कि लोग भी मिलने आ रहे हैं।
कुछ लोग मदद पाना चाहते हैं, कुछ लोग मदद करना चाहते हैं। हम सभी के बेहद बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा, इस लायक समझा। आइए हम आपको बताएं कि हम दस्तक की जानिब से कैसे कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे नवे एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह गुलशन कौर अपने खाविंद और ससुराल वालों की ज़्यादतियों की वजह से खून के आंसू बहा रही थी। उनकी बेबस, तकलीफदेह और मजबूर ज़िंदगी को मंजिल देने के लिए दस्तक ने कुछ कदम उठाए, कुछ कोशिशें की, कुछ राहें तलाशी। मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज मुझे काफ़ी परेशान कर रहे थे। मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जिनका पालना मुश्किल हो रहा था। जब से मुझे जी दस्तक वालों की हेल्प मिलनी शुरू हुई है, मुझे एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। जी दस्तक वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं कि लोग हमें उम्मीद की नज़र से, आशा की नज़र से, विश्वास की नज़र से देख रहे हैं। अगर ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई होती रही तो हम यकीनन अपनी मूवमेंट में, अपने आंदोलन में, अपने मुहिम में कामयाब होंगे। अब अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पर दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आइए एक और जिंदगी के आंसुओं में, उनकी कसक में, उनकी तड़प में, उनके अजीज को पहचानने की, ढूंढने की, खोजने की कोशिश करें। आइए बिमला साहिबा से मुलाकात करें। बिमला जी, कौन खो गया आपका? लड़का था देवर। आपके देवर का लड़का? हाँ जी। आपके साथ रहता था? हाँ जी। कितना बड़ा था? 16 साल 17 साल का। क्या हुआ, किस दिन क्यों चला गया? घर से तो राजी खुशी गया था। गांव जा रहा था, बोले मैं गांव जा रहे रक्षाबंधन पे। वहाँ पहुंचे ही नहीं पाए। गांव से खबर आई गई, गांव पहुंचा ही नहीं? स्टेशन से ना पता है। क्या कह के गया आपसे आखिरी बार? कुछ नहीं कहेगा, जगह रहता ही हम 10-12 दिन में आ जाए लौट के वापसी गांव से। कुछ ऐसा लगा आपको जब वो आपसे अलविदा कह रहा था, खुदा हाफिज कह रहा था कि लौट कर नहीं आएगा? नहीं, बोला मैं आ जाएंगे 1 हफ्ते के अंदर ही आ जाएंगे हम लौट के रक्षाबंधन मनाए के। आप बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखती थी। हम बच्चे उससे ज्यादा मानते। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? क्या पता, बस सब में पता करा को पता नहीं लग रहा उसका। अब आप ढूंढती रहती हैं उनको? अब जहाँ बताते तहीं जा रहे ढूंढने को। कोई बताए कि वहाँ फलानी जगह, तो वहाँ भी जा रहे ढूंढने को। तो क्या हुआ, वो घर से निकला राखी के त्योहार के लिए और गांव तक पहुंचा नहीं? कितना लंबा सफर है यहाँ से गांव तक का? 4 घंटा का रास्ता है यहाँ जाते। 4 घंटे का सफर हाँ है? जी। कुल 4 घंटे का। हाँ। और उस 4 घंटे में आपकी पूरी दुनिया जो है वो बदल गई। कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ कहा हो, वो नहीं रूठ गया जी, हो? कुछ नहीं। आज खूब राजी खुशी घर से गया है। मेरे से बोल गया, बोल ताई में 1 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे घर से कहीं। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो आपसे वो छिपा रहा हो? कभी ऐसा आपको भ्रम हुआ, शुभ हुआ? ऐसे कोई बात नहीं है। दिल क्या कहता है आपका? हमारा दिल जगह था, मेरा बेटा, मेरा लड़का बहुत सही है। आज तक कोई शिकायत नहीं है, कोई अमल भी नहीं है उसके अंदर, कुछ नहीं है। जैसे बच्चे रोड पे खड़े हो जाते, कभी रोड पे नहीं खड़ा हो, बस अपने अंदर बैठा उठा अपने, और कहूँ उठना बैठना नहीं किसी का। आपको लगता है कि इतने महीनों के बाद भी लौट आएगा? अब दिल तो यही कह रहा है कि आना चाहिए लड़के को। बिमला जी, हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए दस्तक के जानिब से पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा आपको मिल जाए। दुआ भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे, तस्वीर भी दिखाएंगे। जितनी जल्दी हो उतनी पता लग जाता, और भी परेशानी हो रही। मैं तो वैसे गरीब आदमी, हम खा क्या कर सकते हैं। हौसला रखिए। हमसे दुनिया में नहीं नाज उठाने वाले, लौटा बहरे खुदा रूठ के जाने वाले। हमारी आपसे दरख्वास्त है, इल्तजा है, रिक्वेस्ट है कि आप जिस हाल में भी हों, जहां भी हों, खुदारा अपने ख़ानदान के पास, अपने प्यार करने वालों के पास, अपने अजीज़ों के पास
अपनों के पास अपने घर लौट आइए। आप थोड़ा सा जरा सा रूट ना छोड़िए, हम थोड़ा सा जरा सा मनाने की तैयारी करें। दोस्तों, हमारे बीच मिसिंग पर्सन स्क्वाड के डीसीपी पीएस भूषण साहब बैठे। आइए इनसे मुलाकात करें। डॉक्टर साहब, क्या रोल है इस स्क्वाड का मिसिंग पर्सन्स की ज़िंदगी में? जो मिसिंग पर्सन स्क्वाड है, इसका बेसिक फंक्शन है लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन, पब्लिक की बातों को सुनना और दूसरी स्टेट के साथ में कोऑर्डिनेशन करना। जैसे कोई आदमी उसमें रिपोर्ट लिखाने आता है तो उसे उसका हुलिया, उसके नाम, पेरेंटेज, एड्रेस और कौन उसके पीयर ग्रुप में कौन थे, उसके दोस्त कौन से थे, उन सब से उनसे डिटेल में पूछताछ करते हैं, जिससे कि कोई क्लू मिल जाए। 9 इंच बाई 12 इंच की एक बड़ी फ़ोटो ले लेते हैं और दूसरे पर्टिकुलर्स उनसे ले लेते हैं, और उसके बाद में इसको एडजॉइनिंग जो स्टेट्स हैं या जहां संभावना हो सकती है वहां की पुलिस को फिर वायरलेस के थ्रू इतला कर देते हैं। उधर साइड बाय साइड टीवी पर उसका प्रसारण करवा देते हैं, दूरदर्शन पर। जब 4-5 दिन तक नहीं मिलता है तो फिर हम लोकल पुलिस को फिर इतला करते हैं। जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ मिलती हैं जी, उनके हुलिया से इनका हुलिया, जो बच्चे खोए हैं या आदमी खोए हैं, उनसे उनका हुलिया मिलाने की कोशिश करते हैं। 100% इसमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ में 50% से ज़्यादा केसेस में हमको सफलता उसमें मिल जाती है। ऐसा क्यों होता है भूषण साहब के अमूमन जो लोग हैं, जो जनता है, वो खुश नहीं रहती आपके इस सेल से? एक तो जिनके मिल जाते हैं बच्चे, वो इतना हाईलाइट बात नहीं हो पाती है। बेशक। और कई ऐसे हैं जिनके बच्चे भी मिल जाते हैं, इवन वो पुलिस को भी आकर के नहीं बताते हैं कि जी हमारा बच्चा मिल गया है। अच्छा, पुलिस का फर्ज बनता है कि हर महीने जाकर के उनको पता करे कि भी तुम्हारा बच्चा मिला है या नहीं मिला है। उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं कई बार, जो है उसे जाना चाहिए था, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और काम आ जाते हैं, तो उनमें कई बार वो बिजी हो जाते हैं। तो वो जो एक आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पब्लिक वाले का, पुलिस वाले का, मिसिंग पर्सन स्क्वाड का, वो कई वजहों से टूट जाता है, कई कारणों से। किस तरह के मिसिंग केसेस होते हैं? कुछ आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं? हाँ, वो आंकड़े हम पूरे डेटा रखते हैं। जो एज ग्रुप को हमने देखा है, वो टीन एज वाले जो बच्चे हैं उनकी ज़्यादा आती हैं। क्या कारण? इस एज में आकर के जो उनका पीयर ग्रुप है, अगर वो कोई एक आध गंदा बच्चा पड़ जाता है तो उसके साथ में वो भी बिगड़ना शुरू होता है। स्कूल की पढ़ाई का भी है। एक कारण ऐसा देखा है कि कई बच्चों में एक ललक सी बन जाती है कि मैं अमिताभ बच्चन से मिलना है या धर्मेंद्र से मिलना है, तो फिल्म एक्टर बनने या उनसे मुलाकात करने के लिए बम्बई की तरफ वैसे भी भाग जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इमोशनल सा सवाल है कि किसी का जब कोई 7, 8, 10 बरस से ज़्यादा का केस होता है तो वो बेचारे फिर भी इंतज़ार करते रहते हैं, तो आप उन्हें क्या राय देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो जो मैंने आंकड़े देखे हैं उनमें ज़्यादातर वो ऐसे आदमी हैं जो वो नहीं लौट करके आए हैं। इवन मैरिड और बच्चे होते हुए भी नहीं लौट करके आए हैं। अब क्या हुआ, कई बार कई हालातों में कहीं जाकर के दूसरी जगह सुसाइड कर लिया, या कहीं उनको किसी ने मार दिया, या क्या उसमें रहा, वो मिस्ट्री बन करके रह जाती है उसके अंदर जो है। थैंक यू डॉक्टर साहब। दोस्तों, आखिर में यूं कहिए कि शुरू में आइए हाथ उठाएं और दुआ करें कि बिछड़े दिलों को करार मिल जाए। आइए हाथ उठाएं और दुआ करें कि गुम रास्तों को मंजिल मिल जाए। आइए हाथ उठाएं और दुआ करें कि मुंतजर निगाहों को सुकून मिल जाए। आइए हाथ उठाएं और दुआ करें कि अभी इसी वक्त, इसी पल जो भटक गए हैं, गुम हो गए हैं, छिप गए हैं, रूठ गए हैं, उन्हें सही रास्ता मिल जाए, अपना रास्ता मिल जाए, घर का रास्ता मिल जाए, जिंदगी मिल जाए, रब मिल जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने इस मुहिम में, अपने इस आंदोलन में, अपनी इस मूवमेंट में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।